हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। दिस इज़ मी हर्ष शर्मा, योर एसएस एजुकेटर। और हम लोग कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको पता होगा हम लोगों ने काफ़ी सारा कवर कर लिया ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 में। द पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन, नेपोलियनिक कोड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, हैब्सबर्ग एम्पायर समझा हम लोगों ने। अरिस्टोक्रेसी के बारे में जाना, न्यू मिडिल क्लास जो ग्रो हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, उसको जाना हम लोगों ने। लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी वॉज द लास्ट टॉपिक दैट वी कम्प्लीटेड। अगर आपको याद होगा इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, कैसे ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया, रिड्यूस किया गया, जो कस्टम बैरियर्स थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, जॉल्वरीन बनाया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में करी। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हुए करने वाले हैं द न्यू कंजर्वेटिव विजम आफ्टर 1815। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या आपको मैं बता देता हूँ। 1815 में सारे किंग मिल के, ठीक है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया, प्रशिया हो गया, फ्रेंच किंग्स मिलके, ये सब लोग मिलके कलेक्टिवली वाटरलू में हरा देते, डिफीटेड नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन को ये लोग हरा देते हैं और उसके बाद वापस से ऑटोक्रेटिक रिजीम आ जाती है। ठीक है, ये पुराना सिस्टम वापस लाना चाहते हैं, लेकिन ये भी जो कंजर्वेटिव्स है ना, इनके थॉट्स अब पुराने जैसे नहीं रहे, ये थोड़े से बदल गए हैं। हाँ, ये मानते हैं उन आइडियाज़ में, ये ऐसा मानते हैं। ठीक है, 1815 में नेपोलियन को डिफीट करने के बाद यूरोपियन वापस से कंजर्वेटिव्स के हाथ में चले गए। ठीक है, ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं मानते, ये मोनार्की में मानते हैं। ये मानते हैं चर्च का सिस्टम होना चाहिए, सोशल हायरार्की होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, ये मानते हैं कि प्रॉपर्टी एंड फैमिली ये सब प्रिजर्व करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन अब ये पहले जैसे नहीं है, ये वैसे कंजर्वेटिव नहीं है जैसे रेवोल्यूशन के पहले वाले कंजर्वेटिव्स थे। पुराने वाले कंजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा बुरे थे, वो लोग अपनी ही मर्जी चलाते थे, पुराना सिस्टम लेके जाते थे, कोई भी नए इनोवेशन का चांस नहीं था। लेकिन ये लोग जो नए कंजर्वेटिव हैं ये इनफैक्ट नेपोलियन से खुश हैं, नेपोलियन के आइडियाज़ को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने बोला कि जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए ना, एक्चुअली में वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, नेपोलियन तो हमारा साथ ही दे रहा है भाई। नेपोलियन जो बता रहा है उससे हमारा जो कंजर्वेटिव रिजीम है, किंग जो है, ऑटोक्रेसी जो है, एरिस्टोक्रेसी जो है, वो और पावरफुल होगी। उसने जो बताया है हमें वो करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन इनफैक्ट हमारे लिए हेल्पफुल है, स्ट्रेंथन करेगा हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे मोनार्की है। स्टेट और पावरफुल हो जाएगा, मोनार्की जो है वो पावरफुल हो जाएगा ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ऐसा बोल रहे हैं। कैसे भाई? बोले हाँ, ये नेपोलियन ने कितना बढ़िया काम किया, हर जगह जाके कब्जा कर लिया भाई, हर सबको हरा दे रहा है वॉर में। कैसे कर पाया वो? कर पाया वो मॉडर्न आर्मी की वजह से, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की वजह से, इकोनॉमी को अच्छा करके। आपके पास पैसे होंगे, इकोनॉमी आपका स्ट्रांग होगा, आपके पास सिविल सर्वेंट स्ट्रांग होंगे, आपकी आर्मी स्ट्रांग होगी, तो आपके यहाँ पे कोई रेवोल्यूशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ही स्ट्रांग बना लो, कोई रेवोल्यूशन नहीं कर पाएगा। कंजर्वेटिव्स अब ये मानने लगे, बोले अगर हमें मोनार्की को स्ट्रांग करना है तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसे अपनाना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम हटाओ, दे वे नॉट यूजफुल, दे वे करप्ट पीपल आर वीक पीपल भाई, ऐसा मानने लग गए ये लोग। बोले हमें स्ट्रांग बनना है ताकि आगे चल के कोई रेवोल्यूशन ना हो, नो रेवोल्यूशन, हमें कोई भी गद्दी से हटा ना पाए। ठीक है, ये है नए कंजर्वेटिव्स, जो आइडियाज़ थोड़े से अपने बदल के आए हैं। हाँ, ये अभी भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ये प्राइवेट राइट्स के अगेंस्ट है, ये मानते हैं कि चर्च होना चाहिए, ये मानते हैं कि सोशल हायरार्की होनी चाहिए। लेकिन अब ये पहले जैसे उतने भी बुरे नहीं हैं, पहले जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स के लोग अब नहीं हैं ये लोग। ठीक है, अगर आगे की बात करें हम लोग, तो नेपोलियन को इन लोगों ने वाटरलू में हरा दिया। अब नेपोलियन का जहाँ जहाँ पे कब्ज़ा था, नेपोलियन का जहाँ जहाँ पे कब्ज़ा था, अब ये लोग उसका बंटवारा करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट के लिए इन लोगों ने मीटिंग बुलाई। ये जो मीटिंग थी
ये मीटिंग इन लोगों ने बुलाई वियना में। कहाँ बुलाई? वियना में, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वियना 1815। सब लोग आए हैं, 1815 की बात है। हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, यूरोपियंस के, ब्रिटेन के, रशिया के, प्रशिया के, ऑस्ट्रिया के। कलेक्टिवली ये लोगों ने मिलके नेपोलियन को हराया। मैंने बताया आपको, ये लोग वियना में आते हैं सेटलमेंट के लिए कि भाई अब कौन सा एरिया किसको जाएगा। इसके होस्ट जो होते हैं इस मीटिंग के, इस असेंबली के, कांग्रेस का मतलब होता है असेंबली, इस असेंबली के जो होस्ट होते हैं वो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर होते हैं, ड्यूक मेटरनिश, वो होते हैं। ड्यूक मेटरनिश एक तरीके से इसको होस्ट करते हैं, इस मीटिंग को, इस असेंबली को। अब देखो सब लोग क्या हो रहा है, ट्रीटी ऑफ वियना का एम क्या है कि भाई जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने करे हैं हम उसको हटाएंगे। नेपोलियन ने जो जो एरिया कब्जा करके अपने अंडर ले लिया है वो हम उन कंट्रीज़ को वापस दे देंगे, उन किंग्स को वापस दे देंगे। इसलिए ये ट्रीटी ऑफ वियना करवाई गई है। ठीक है, बेसिकली अब देखते हैं क्या होता है। फ्रांस अब खाली था, फ्रांस में नेपोलियन का रूल नहीं था बिकॉज नेपोलियन की डेथ हो गई, तो फ्रांस को दे दिया गया बर्बन डायनेस्टी। बर्बन डायनेस्टी को पावर दे दी गई फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की। फ्रांस के पास जितने भी टेरिटरीज थे जो नेपोलियन ने जीते थे वो सब उन किंग्स को वापस दे दिए थे। मैंने जैसा बताया था आपको, ये फ्रांस है अगर, तो इसके आजू बाजू का रीजन भी नेपोलियन ने जीत के फ्रांस में मिला दिया था। तो ये सारे रीजन्स जो हैं ये वापस दे दिए जाएंगे। फ्रांस में कौन किसका रूल आ गया? बर्बन डायनेस्टी का। ठीक है, अब देखो फ्रांस की बाउंड्रीज में बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए। इन सब, ये सब किसको दिए गए वो बताया गया यहाँ पे, सीरीज ऑफ स्टेट्स। जैसे कि द नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी था। ठीक है, ये नॉर्थ में बना, नॉर्थ में नीदरलैंड बना, फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड्स बना जिसमें बेल्जियम का पार्ट था। ठीक है, जेनोवा जो था, जेनोवा, इसको पीडमेंट, साउथ में पीडमेंट है उसमें ऐड किया गया। ठीक है, पीडमेंट में ऐड किया गया जेनोवा को। जेनोवा भी फ्रांस ने ले लिया था, नीदरलैंड्स भी ले लिया था। ये सब अब उनको वापस मिल रहा है वहाँ की किंग्स को। प्रशिया को दिया गया, नए टेरिटरीज दिए गए वेस्टर्न साइड में। ठीक है, और ऑस्ट्रिया को दिया गया नॉर्दर्न इटली का रीजन। ऑस्ट्रिया को भी मिला, प्रशिया को भी मिला। ईस्ट में अगर हम बात करेंगे, ईस्ट साइड बात करेंगे, तो यहाँ पे रशिया को मिला पोलैंड का रीजन। ठीक है, और प्रशिया को मिला एक एरिया सैक्सोनी का। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना में यूरोप का पूरा सेटलमेंट कर लिया। सब लोगों ने भाई अपनी अपनी ज़मीन बांट ली, सब कुछ किसी ना किसी को मिला। प्रशिया को काफ़ी रीजन मिला है, रशिया को पोलैंड मिल गया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया है। पीडमेंट में ऐड कर दिया जेनोवा को। नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स को सेटअप किया गया नॉर्थ में। सारे फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हो गई है। पूरा कंजर्वेटिव रिजीम रिस्टोर हो चुका है ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से। सेटलमेंट हो चुका है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखो सब लोग मिलके बाउंड्री डिसाइड कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। आगे, अब ये जो कंजर्वेटिव रिजीम्स आई बाद में, वो बोल तो रही थी कि हम मॉडर्न होंगे, लेकिन भाई कंजर्वेटिव्स हैं, थोड़ा सा तो अंदर रह जाता है कि भाई राजा हैं अपने, राजा जो चाहे वो कर लेगा। राजा के खिलाफ तुमने आवाज़ उठाई, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये दिमाग में रह जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे। आगे चल के ये अपने अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनते थे, कोई भी आवाज़ नहीं सुनते थे, बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई एक्टिविटीज़ अगर होती थी उन लोगों को छोड़ते नहीं थे। कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, लोगों को जेल में डाला जाता था, मारा जाता था। कोई क्वेश्चन भी करता था अगर किंग से तो उनको छोड़ा नहीं जाता था। सेंसरशिप लॉज आ गए थे वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सेंसरशिप लॉ। अब बेसिकली सेंसरशिप लॉ क्या होता है, कोई भी बुक, न्यूज़पेपर, ठीक है, प्ले, सॉन्ग्स, कुछ भी अगर आप पब्लिश करते हो तो आपको पहले गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा तो गवर्नमेंट उसे पब्लिश नहीं होने देगी। बेसिकली आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रोक लगाना। सेंसरशिप लॉज हर जगह थे। ठीक है, फ्रीडम नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं, फ्रीडम नहीं थी इस टाइम पे। ये जो कंजर्वेटिव्स थे, अगर आपको याद होगा तो मिडिल क्लास भी बना हुआ है जो मॉडर्नाइजेशन में बिलीव करता है। इसी टाइम पे एक ही ऐसा मॉडर्न पीपल था, ग्यूसिपी मजीनी। ग्यूसिपी मजीनी वो जेनोवा में पैदा हुआ था। जेनोवा आपको याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बांट के जेनोवा को पीडमेंट में ऐड किया था।
जेनोवा में पैदा हुआ, रेवोल्यूशन के बीच में पैदा हुआ एक पर्सन ग्यूसेपी मजीनी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ग्यूसेपी मजीनी भाई, आगे चल के इसने बहुत हेल्प करी है। 1807 में पैदा होते हैं, ये आगे चल के एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं कार्बोनरी में, कार्बोनरी में सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, कार्बोनरी एक जगह थी, वहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। 24 की एज में इनको कंट्री से बाहर एग्जाइल में भेज दिया जाता है, ठीक है, कंट्री से बाहर एग्जाइल में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे थे लिग्यूरिया में, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, इन्हें एग्जाइल में भेज दिया। वहाँ जाके इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, यंग इटैली मर्सिलीज में बनाई, यंग यूरोप बनाई इन्होंने बर्न में, ठीक है, और सब इसमें सारे मॉडल लोग थे अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कंट्री से, लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटैली, ठीक है, जर्मन स्टेट्स, ये लोग जो फ्रीडम में बिलीव करते हैं, ये लोग जो शायद लिबरल है, ठीक है, ये सब लोगों ने ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई। मजीनी क्या कहते थे कि भगवान ने, है ना, पूरे मैनकाइंड, पूरे अर्थ का जो एक नेचुरल यूनिट बनाया है वो कंट्रीज़ है, तो पूरा अर्थ जो है वो कंट्रीज़ में डिवाइड होना चाहिए, नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, और इटली को एक हमें देश बनाना पड़ेगा, यूनिफाइड रिपब्लिक देश बनाना पड़ेगा, ये भी यही मानते थे। गिउसेपी मजीनी का इनफैक्ट टारगेट था टू यूनिफाई इटली, टू यूनिफाई इटली, ये टारगेट लेके गिउसेपी मजीनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। मजीनी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बोला भाई कि इनका विजन जो है वो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, इनसे किंग लोग बहुत डरते थे, इनसे किंग्स लोगों को लगता था कि यार ये रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा, वापस से हमारा भाई सिंहासन छूट जाएगा हमसे, ये वापस से डेमोक्रेसी रिस्टोर करेगा। इसीलिए ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिश, उनके बारे में क्या बोलते हैं, इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये जो पर्सन है गिउसेपी मजीनी, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, पूरे सोशल ऑर्डर के ही सबसे डेंजरस एनिमी बता दिया भाई ड्यूक मेटरनिश ने। ऐसा बोलो ना कि आपके लिए भाई डेंजरस है, क्योंकि आपकी गद्दी छीन लेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भावनाएं आगे। ये ऐसे दिखते थे कुछ गिउसेपी मजीनी भाई, पावरफुल, डरते नहीं थे, रेवोल्यूशन इन्हें करने का बहुत शौक था। आगे अब समझो मेरी बात को, आप लोग मेरी बात को समझो। ये यहाँ पे जो नए ऑटोक्रेसी थी या जो नई मोनार्की थी, ये लोग सेंसरशिप ला रहे हैं, ये लोगों ने रेवोल्यूशन को कर्ब कर दिया है, फ्रीडम नहीं है, ठीक है, वापस से पुराना सिस्टम शुरू कर रहे हैं, लॉज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, पर इनके अगेंस्ट में है द न्यू मिडिल क्लास और लिबरल्स, ये लोग इनके अगेंस्ट में जो फ्रीडम में बिलीव करते हैं, जिनका शायद एम है कि कंट्री में रिपब्लिक आ जाए, ये रेवोल्यूशन के भी साइड में है, ठीक है, ये डिसेंट चाहते हैं, आवाज़ चाहते हैं, तो इसी वजह से ये इन दोनों के बीच में क्लैश काफ़ी टाइम चलते रहा, क्लैश चलते रहा, और फाइनली जुलाई 1830 में रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में। फ्रांस में आपको पता होगा 1815 में कौन से किंग्स रिस्टोर हो गए थे, मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रीटी ऑफ वियना में बर्बन डायनेस्टी, बर्बन किंग्स जो कि 1815 में रिस्टोर हुए थे पावर में, ठीक है, 1815 में उनको निकाल देते हैं लिबरल रेवोल्यूशनरीज, लिबरल रेवोल्यूशनरीज उनको हटा देते हैं पावर से, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश करते हैं एक दूसरे किंग के अंडर, लुई फिलिप के अंडर, लुई फिलिप के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी अभी एक किंग होगा, लेकिन किंग किसकी बात मानेगा, किंग बात मानेगा नेशनल असेंबली की, नेशनल असेंबली की। वापस से जुलाई में 1830 में रेवोल्यूशन होता है, फ्रांस वापस से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ठीक है।
अब याद रखना, मेटरनिश ने एक कोट दिया बहुत फेमस यहीं पे, ड्यूक मेटरनिश ने बोला भाई, व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी फ्रांस में अगर रेवोल्यूशन हुआ है तो इसकी भाई इसकी आवाज़ हर जगह पहुंचेगी और हर जगह रेवोल्यूशन होगा। फ्रांस में हुआ है तो भाई इटली में भी होगा, फ्रांस में हुआ है तो जर्मनी में भी होगा, हर जगह रेवोल्यूशन होने वाला है, देख लो आप लोग। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से ब्रसल्स में भी थोड़ा बहुत रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, बेल्जियम आगे चल के अलग हो जाता है यूनाइटेड किंगडम से, नीदरलैंड से। इस वजह से नीदरलैंड में, सॉरी, ये जो नीदरलैंड्स है, इसमें पहले ना बेल्जियम भी था, लेकिन ये फ्रांस का जुलाई रेवोल्यूशन देख के ये लोग भी रेवोल्यूशन करने लगते हैं। बेल्जियम के अंदर एक जगह है ब्रसल्स, यहाँ पे ये लोग भी रेवोल्यूशन करने लगते हैं और ये अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से, यूके से अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी दो लोगों को आज़ादी मिल चुकी है। अगर मैं अभी बताऊं आपको 1815 के बाद जो चेंजेस आए, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो चेंजेस आए, उसके बाद फ्रांस अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है और बेल्जियम भी अपना आज़ाद हो चुका है। बाकी कंट्रीज़ का देखते हैं उनका खून कब खौलेगा, क्या खौल रहा है। हाँ, खौल गया भाई ग्रीस का। ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, ग्रीस पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, 15 सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है जिसमें टर्की आता है, जिसमें ग्रीस आता है और ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अब देखना ग्रीस के अंदर भी नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ने लगा था। ठीक है, जब भी लड़ाई हो रही थी, ये जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, हर जगह हो रहा था, तो ग्रीस के अंदर भी अपना अलग से सेपरेट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था ग्रीस के बीच में 1821 से। ठीक है, ग्रीस जो थे ना, उनको बहुत लोगों ने हेल्प करी जो एग्जाइल में थे। ठीक है, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने काफ़ी इनकी हेल्प करी, सिंपथीज थी ग्रीक कल्चर को लेके भाई की एंशियंट ग्रीस जो है वो हमेशा से भाई यूरोप की शान रहा है, इसने सब कुछ कंट्रोल किया है। आज इस पे ऑटोमन एम्पायर का रूल है, ऐसा हो सकता है? इनफैक्ट पोएट्स और आर्टिस्ट और इनको सर पे चढ़ाने लगे। द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन शुरू ही हुआ है भाई ग्रीस से। कितना पुराना कल्चर है इन लोगों का, और आज इन लोगों पे मुस्लिम कंट्रोल कर रहे हैं। हमें मुस्लिम्स के खिलाफ करना पड़ेगा प्रोटेस्ट, वॉर लड़नी पड़ेगी और ग्रीस को आज़ादी दिलानी पड़ेगी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ना पड़ेगा। एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, इन्होंने भी बहुत पैसे फंड्स इकट्ठा करे और ये खुद भी वॉर लड़ने जाते हैं, जहाँ पे बाय द वे बायरन की डेथ हो जाती फीवर से 1824 में, पर इन्होंने भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था। वॉर शुरू हो जाता है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है, जो लोग एग्जाइल में थे और ऑटोमन एम्पायर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। ये रेवोल्यूशन काफ़ी टाइम तक चलता है और फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होता है, जिसमें ऑटोमन एम्पायर से सेपरेट कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है ग्रीस को। ग्रीस भी आज़ाद हो गया है, ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, तो अभी तक 3 लोग को आज़ादी दिला चुके हैं हम लोग, फ्रांस को, बेल्जियम को, ग्रीस को। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोगों को भी कराएंगे। हम लोग मशाल लेके निकले दोस्तों, सबको आज़ाद कराएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगले चैप्टर में इंडिया को भी कराएंगे बाय द वे। बट अभी देखो रोमांटिक इमेजिनेशन, भाई देखो एक बात समझाता हूँ आपको, जब भी देश बनाना होता है ना, खाली लॉजिक से काम नहीं चलता है, साइंस से काम नहीं चलता है। एक ऐसी चीज़ को आप इमेजिन करना पड़ेगा जो हम सबको एक करे, रोमांटिकली इमेजिन करना पड़ेगा। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई नेशन बनाने के लिए, और कल्चर को कैसे लोगों तक पहुंचाए, लोगों तक कल्चर कैसे पहुंचाए, आप साइंस से नहीं पहुंचा सकते। समझ में आ रहा है? एक इंसान जो कर्नाटका में रह रहा है, उसको कार्नेटिक म्यूज़िक सुनाओगे तो वो अपने कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होगा। एक गुजराती जो कनाडा में रह रहा है, वो वहाँ पे भी गरबा देखेगा ना, गरबा सुनेगा तो उसके दिमाग में अपना इंडियन कल्चर आएगा।
तो कल्चर को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, प्लेज, ये सारी चीज़ें नेशनलिस्टिक फीलिंग्स देते हैं। नहीं तो आप सोचो ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लिखी होगी इतनी सारी बुक्स, क्यों नेशनल एंथम लिखा होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्यों भाई वंदे मातरम लिखा होगा, ये सॉन्ग्स, ये राजा रवि वर्मा ने क्यों भारत माता की पेंटिंग बनाई होगी। यही सारी चीज़ें जो हम सबको एक बनाएगी, हमारी सेंटिमेंट्स को बढ़ाएगी। बात समझ में आ रहा है? रोमांटिकली इमेजिन करना पड़ेगा। रोमांटिक आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज कि भाई रीजन साइंस हर जगह मत घुसाया करो, इससे नहीं होता है। इनफैक्ट इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स होती है कुछ चीज़ें, ठीक है। वो लोगों ने लोकल लैंग्वेजेस पे बहुत ध्यान दिया, लोकल फोकलोर, जो लोकल स्टोरीज थी, ठीक है, उन्हें रिकवर किया और उसे नए नेशनलिस्टिक स्पिरिट के साथ लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। नेशनलिज्म का मैसेज लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाया। खाली बोलने से नहीं होगा, अगर सॉन्ग बना देंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अभी कोई बता रहा है कि हम सब भारत एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, बट इससे ज़्यादा मुझे फीलिंग कब आएगी जब हमें कोई गाना गा के सुनाएगा कि हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा 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 एक है, हो एक है। सॉन्ग से भाई ज़्यादा नेशनलिज्म आया है। जब तक आप बोल रहे थे आ रहा था, नेशनलिज्म आ रहा था दिमाग में, ठीक है, देशभक्त था मैं, तब भी था, लेकिन इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं थी। ये गाना सुनाओ और वॉर में भेज दो, लड़ लूँगा मैं। कौन है भाई, कौन है जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहा था? हम सब भारतीय हैं। कहीं पे एक पंजाबी, एक हरियाणवी, एक तमिलनाडु का, एक बिहार का, एक महाराष्ट्र का आपस में लड़ रहे हो, जाके भाई गाना बजा दो, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। दिस इज रोमांटिक इमेजिनेशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यूरोप में भी यही किया गया। जर्मन फिलोसफर जोहन गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने तो बोला कि ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमॉन्ग कॉमन पीपल, जिसे दास वॉक बोलते हैं, वहाँ के लोगों के बीच में। अभी हमें ट्रू जर्मन कल्चर वापस से डिस्कवर करनी है, और ये सिर्फ सॉन्ग्स, पोएट्रीज, डांसेस, आर्ट से हो सकता है। तभी हमारा देश वॉक्जिट बनेगा, तभी ये पॉपुलराइज होगा। एक और पर्सन थे कैरोल कोरपुंस्की, ये इनफैक्ट अपने ओपेराज में म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू समझाते थे, ठीक है। इनके डांस थे पोलेनेज एंड मजूरका, ये नेशनलिस्टिक सिंबल बनते हैं। अपने ओपेराज में लोगों को नेशनलिज्म सिखाते थे ये कैरोल कोरपुंस्की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। तो ये अब देखो, आर्ट भी आ गया है लड़ने के लिए कि भाई हम भी हैं जो देश बनाएंगे, देखते कैसे होगा, पर होना है, आज नहीं तो कल होना है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज देश बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी देश भाई लैंग्वेज के बेसिस बने ही, इंग्लैंड इंग्लिश, ठीक है, स्कॉटलैंड स्कॉटिश, ठीक है, आप बांग्लादेश बांग्ला, ऐसे बहुत सारे देश बने जो लैंग्वेज के बेसिस बनेंगे। लैंग्वेज जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा लोगों में नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप करता है, बात मान लो आप मेरी, ठीक है। जैसे कि जब रशिया को पोलैंड का एरिया मिला, तो पोलैंड में ज़बरदस्ती रशियन सिखाया जा रहा था, ताकि वहाँ के लोग रशियन सीखने लगे और रशिया में मिल जाए पोलैंड, ठीक है, ज़बरदस्ती इम्पोज किया गया। 1831 में एक आर्म्ड रिबेलियन स्टार्ट हुआ रशिया के अगेंस्ट, ठीक है। अल्टीमेटली रशिया ने उसे क्रश कर दिया, लेकिन इसके बाद बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी। मैनी मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, इनफैक्ट क्लर्जी ग्रुप के, चर्च के अंदर वाले लोग लैंग्वेज को एज अ वेपन बना दिया, वेपन ऑफ नेशनल रेनेसा, नेशनल रेजिस्टेंस का वेपन ही लैंग्वेज बना दिया। बोला भाई हम प्रेयर करेंगे अपने लैंग्वेज में, पॉलिश में करेंगे, चर्च के अंदर क्या कर लोगे, ठीक है। पोलिश वॉज यूज इन चर्च गैदरिंग, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, क्या कर लोगे रशियन बताओ मुझे, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे प्रीस्ट और बिशप्स को इन लोगों ने जेल डाला, बहुत सारे को साइबेरिया भेज दिया एज अ पनिशमेंट। रशिया ने ऐसा किया, ठीक है, लेकिन लोग रुके नहीं। लैंग्वेज को, पोलिश लैंग्वेज को एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल
यूज़ किया गया रशिया के अगेंस्ट। आपको याद होगा पोलैंड दे दिया गया था रशिया को इन द ट्रीटी ऑफ वियना। तो पोलैंड के अंदर पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती है, बट पोलैंड के अंदर रशिया ने ज़बरदस्ती रशियन को इम्पोज किया कि हर स्कूल्स में रशियन में पढ़ाई होगी। तो उसके खिलाफ एक क्लर्जी ग्रुप लड़ाई करने आए बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, लैंग्वेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन, वेरी इंपॉर्टेंट वेपन, याद रखना। लैंग्वेज के बेसिस पे भाई ज़मीनें बिक जाती हैं, वॉर हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता नहीं है। ठीक है, हंगर, इसी टाइम पे ये यूरोप में इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक हार्डशिप आता है 1830s के टाइम पे। समझ लो सब लोग मोनार्की के अगेंस्ट है ही, सब लोग फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इसी में मोनार्की और फेल हो रही है, हंगर नहीं रोक पा रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में एक प्रॉब्लम क्या हुई, पॉपुलेशन बढ़ा पूरे यूरोप में, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। ठीक है, जॉब कम हो रही थी, ज़्यादातर लोग जॉब सीकर्स थे, एम्प्लॉयमेंट था नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पीक पे चला गया था, हालत ख़राब थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे इन टाउन्स फेस स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि उनको कंपटीशन आ रहा था वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड साइड से। इंग्लैंड में क्या हुआ, मशीन बन गई थी, तो मशीन जो है वो सामान सस्ता बेचती थी। ठीक है, मशीन से बना हुआ सामान सस्ता बिकता था क्योंकि जल्दी बन जाता था, और ये हैंडमेड चीज़ें महंगी बिकती थी। तो इसके सामने ये लोगों का जो फैक्ट्री था, कंपनीज थी, टिक नहीं पाई कंपटीशन में। ठीक है, चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड के सामने लोग नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, और इस तरफ अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया नहीं बाकी के यूरोप के पार्ट में। ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में तो ये और ज़्यादा देखने को मिलता था। टेक्सटाइल्स जनरली लोग घर में स्मॉल वर्कशॉप्स में छोटी छोटी तरीके से करते थे, जो पार्शली मैकेनाइज थी, थोड़ी मशीन थी और लोगों का हेल्प करता था। लेकिन इंग्लैंड ने जो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद तो पूरी तरीके से कंपटीशन इंग्लैंड ओवरटेक कर रहा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम आई, यानी गरीबी आ रही है, जॉब नहीं है, ठीक है, कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, लोग गुस्सा है ऑलरेडी मोनार्की के अगेंस्ट। याद रखना, यूरोप में जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी थी, वहाँ पे अभी भी उनके पास पावर थे। पीजेंट्स को अभी भी कुछ जगह पे फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस का सामना करना पड़ता था यूरोप के बहुत सारे पार्ट में। कुछ लोगों ने तो सुधार दिया था, लेकिन काफ़ी जगह अभी भी वो चीज़ें थी। फूड प्राइजेस बढ़ गए थे। ठीक है, वाइड स्प्रेड लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड कंट्री। अब कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, चोरी डकैती होने लगी, खाने के लिए लाइन में लगते थे, खाने के लिए मारपीट होती थी, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये हंगर है, हंगर की वजह से आता है हार्डशिप। 1848 में फूड शॉर्टेज इतना ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया कि मैं आपको बता दूँ, पेरिस के लोग रोड पे आ गए भाई, बोले अब खाना नहीं, हम क्या करें, या तो हम मर जाएंगे। बैरिकेड्स लगाए गए। ठीक है, लुई फिलिप को भागना पड़ा यूरोप में, फ्रांस में, फ्रांस से भाग गए लुई फिलिप। नेशनल असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रह गया, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। अब पूरी तरीके से रिपब्लिक बन जाता है, नेशनल असेंबली रिपब्लिक बन जाता है, और सबको, हर अडल्ट मेल जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा है, उनको राइट टू वर्क भी देते हैं और वोटिंग राइट्स भी देते हैं नए लॉज के हिसाब से। नेशनल वर्कशॉप्स बनाए जाते हैं जो लोगों को जॉब देंगे। ये सारी चीज़ें फ्रांस के अंदर की जाती है। लुई फिलिप ख़त्म है भाई, लुई फिलिप का रूल गया, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। याद रखना इस हार्डशिप के बीच में पीजेंट्स अपराइजिंग कर रहे थे, रेवोल्यूशन हर जगह, अब अनरेस्ट था यूरोप में, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। ठीक है, इसी टाइम पे 1848 में सिलीशियन रिवॉल्ट हुआ। अब देखना सिलीशियन रिवॉल्ट का रीज़न क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, कॉटन के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये बहुत सारे वर्कर्स ढूंढते हैं, उनको कॉटन देते हैं और उनसे काम करवाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, मिनिमम वेज देते हैं, और ये जाके आगे ये लोग बेचते हैं। कॉटन कॉन्ट्रैक्टर, इनका काम होता है वर्कर्स को ढूंढना,
जिनको हम कॉटन वीवर बोलेंगे। तो ये प्रॉब्लम अब कॉटन कॉन्ट्रैक्टर और कॉटन वीवर के बीच में था। यहाँ पे ये सिलेशन रिवॉल्ट में कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो सप्लाइड, उनको रॉ मटेरियल देते थे, ऑर्डर देते थे। कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे ये कॉटन वीवर्स को रॉ मटेरियल देते थे, कॉटन देते थे और बोलते थे इस टाइम ड्यूरेशन तक आप वीव कर देना, हम आपसे लेके जाएंगे और बदले में आपका जो भी लेबर चार्ज हुआ वो आपको दे देंगे। बेसिकली ये होता था, ठीक है। अभी हुआ क्या, काम ये करवाते थे लेकिन इनका जो पैसा था, इनके पेमेंट्स धीरे धीरे कम करने लगे। ये लोग कम करने लगे, इनसे काम तो बहुत कराते थे बट इनके पेमेंट कम करने लगे धीरे धीरे। जो वीवर्स थे उन्हें गुस्सा आया, वीवर्स ने बोला यार हमारे पैसे बढ़ाओ। तो काफ़ी वीवर्स आपस में इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं भाई ये कॉन्ट्रैक्टर के घर ही चलते हैं। क्राउड ऑफ वीवर्स गए वहाँ पे मेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और उनको बोले कि भाई हमारे वेज, हमारे जो रेट्स हैं उसे बढ़ाओ, हमारा लेबर चार्ज उसे बढ़ाओ। आगे हुआ क्या, बहुत सारे वीवर्स भाग गए और भाग के जब गए ये लोग तो रिटर्न आते टाइम इन लोगों ने बहुत सारे पुलिस वालों को बुलाया। वीवर्स डिमांड वेर नॉट कंसिडर्ड, दे वेर ट्रीटेड विथ स्कॉन थ्रेट्स। ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे पुलिस लेके आए साथ में, वहाँ पे फायरिंग हुई और 11 वीवर्स को गोली मार दी गई, ठीक है। 11 वीवर्स वेर किल्ड इन दैट रेवोल्यूशन, जो सिर्फ हायर वेजेस की डिमांड करने आए थे, किसी को मारने नहीं आए थे, कोई वॉर लड़ने नहीं आए थे। बट दिस वाज द कंडीशन जो सिलेशन में हुआ, सिलेशन रिवॉल्ट में हुआ, ठीक है। ये भी हमारे दिमाग में रहेगा, ये भी हम यूज़ करेंगे आगे कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। 1848 में अब रेवोल्यूशन हर जगह चल रहा है, लिबरल्स अब पूरी तरीके से रोड पे आ गए हैं, स्टार्विंग पीजेंट्स भूखे हैं यूरोप के अंदर, ठीक है। गांव में पीजेंट्स भूखे हैं, शहर में वर्कर्स भूखे हैं, जॉब नहीं है। इसी टाइम पे एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे इन्होंने बोला अब रेवोल्यूशन करना ही पड़ेगा भाई, फाइनल अब अपना टाइम आ गया है, ठीक है। फरवरी में 1848 में फ्रांस में आपको पता ही है मोनार्क भाग गए थे और वहाँ पे रिपब्लिक बन गया था, यूनिवर्सल मेल सफरेज स्टैब्लिश हो गया फ्रांस में। काफ़ी और यूरोपियन पार्ट्स में बहुत सारे नेशन स्टेट बनने लगे थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। हर यहाँ पे जो मिडिल क्लास था वो फाइनली चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए हमारे यहाँ पे, नेशनल यूनिफिकेशन हो, हमारा देश बने, कंट्री बने और ये मोनार्क के हाथों से जाए भाई, मोनार्क के हाथों से जाए, कॉन्स्टिट्यूशन आए, हम ये चाहते हैं, ठीक है। सब लोगों का डिमांड यही था, ये लोगों ने डिमांड रखा, दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग अनरेस्ट और अपनी डिमांड सामने रखी कि एक देश बनाना है हमें, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, कंट्री ऐसे बनेगी, ठीक है। इनफैक्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तक बना लिया। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, आर्टिसंस, जितने भी क्राफ्ट पर्सन्स थे फ्रैंकफर्ट की सिटी में आते हैं और इन लोगों ने अपना ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाया, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाया, बोला यही है असेंबली। वो 18 मई को 1848 में 831 लोग इलेक्ट होके भी आए ऑल जर्मन असेंबली में। ऑल जर्मन असेंबली इनफैक्ट पहली बार मीटिंग भी रखी थी इन्होंने चर्च ऑफ सेंट पॉल में। चर्च ऑफ सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को यहाँ पे कन्वे किया गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बन गया। जर्मनी एक देश है, उसका नेशनल असेंबली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में रखा गया। 831 लोग इलेक्ट होके आए। एक बात बता रहा हूँ, सारे आदमी ही हुए हैं। ऑल्दो इन लोगों को रेवोल्यूशन में हेल्प किया था विमेन ने, पर विमेन को इन्होंने नहीं रखा, विमेन को एज अ ऑब्जर्वर रखा था खाली साइड में, ठीक है। मैन आए थे 831 इलेक्ट होके, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी नेशन, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम जर्मनी में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं, हम राजा को भगाएंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते हैं हम, ठीक है। अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के ये फाइनली ऑफर करते हैं फेडरिक विलियम, जो कि प्रशिया के किंग थे। प्रशिया के अंदर ही सारे जर्मन स्टेट्स आते थे बाय द वे। प्रशिया के किंग फेडरिक विलियम फोर उनका नाम था, फेडरिक विलियम फोर।
इनको ऐसे दिखते हैं भाई, फ्रेडरिक विलियम फोर्ड, देख लो आप। इनको ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में वो देते हैं, बोलते हैं इसे आप एक्सेप्ट कर लो, हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की घोषित कर देते हैं। लेकिन फ्रेडरिक विलियम भाई ये बात नहीं माना, इसने रिजेक्ट कर दिया और बाकी सारे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया। बोला कि ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं इनको मारो हटाओ भाई, कोई भी हमसे हमारा पावर, हमारा मोनार्की छीनेगा नहीं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं आने वाला, कोई इनकी डिमांड पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अरिस्टोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करो। इनफैक्ट अरिस्टोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करो, मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाओ और देखते हैं ये लोगों से कैसे लड़ना है। ठीक है, धीरे धीरे इसने जब रिजेक्ट कर दिया तो ये पूरे पार्लियामेंट का जो आइडिया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो असेंबली का आइडिया था, धीरे धीरे एरोड हो गया, पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अच्छा, फिनिश होने का रीज़न मैंने आपको बताया, वीमेन को भी इन लोगों ने जगह नहीं रखी थी, काफ़ी पुअर लोगों को भी प्लेस नहीं दी थी इस पार्लियामेंट में। ठीक है, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की डिमांड्स पे ध्यान नहीं देते थे, आर्टिसंस की डिमांड पे ध्यान नहीं देते थे, इसी वजह से वर्कर्स और आर्टिसंस ने इनका सपोर्ट छोड़ दिया। तो आगे चल के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गया। ठीक है, तो भाई अब जर्मनी कोई एक देश है नहीं, तो जर्मनी यूनिफाई कैसे होगा, यूनिफाई होगा कैसे, जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी, ये सब होगा कैसे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि भाई मिडिल क्लास का, लिबरल्स का जो रेवोल्यूशन था 1848 वाला, वो फेल हो गया, मैं देख सकता हूँ फेल हो गया है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट इस आदमी ने फेल कर दिया है। चलो वीमेन का पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया वीमेन को पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे, बहुत पहले से चाहिए थे, वोटिंग राइट्स चाहिए थे, वीमेन को नहीं मिलते थे, हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। लिबरल्स भी जो फ्रीडम की भी बात करते थे वो भी वीमेन के पार्टिसिपेशन को रखते थे, पर वोटिंग राइट्स नहीं रखते थे अपने साथ। ठीक है, कहीं पे लड़ने जाना तो वीमेन को लेके जाएंगे, बट जब डिसीजन मेकिंग होगी तो वीमेन का वोट नहीं लेंगे, ऐसा मानते थे ये लोग। ठीक है, तो वीमेन ने अपने खुद पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लिए थे, न्यूज़पेपर्स फॉर्म करना शुरू कर दिए थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स करती थी, डेमोन्स्ट्रेशंस करती थी वीमेन खुद। लेकिन फिर भी उनको सफरेज राइट, वोटिंग राइट नहीं मिलता इस नए असेंबली में, याद रखना। इनफैक्ट जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में आता है तो वीमेन को सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर रखा जाता है, जो गैलरी में चारों तरफ खड़ी रहती है। आपको दिख रहा है गैलरी, यहाँ पे लोग मीटिंग करके सब डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्या क्या होगा, और वीमेन यहाँ पे सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर खड़ी रहती है गैलरी में। सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम, विजिटर्स गैलरी में खड़ी रहती है, दिस वॉज अ प्रॉब्लम। वीमेन के पार्टिसिपेशन चाहते हैं लोग, वीमेन को सफरेज नहीं देना चाहते, वीमेन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहते, लिबरल्स भी। ठीक है, अब भाई इससे अच्छा तो कंजर्वेटिव है, वो बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, वीमेन से कोई राइट नहीं, कुछ भी कहीं पे भी एरिना में नहीं आनी चाहिए। तुम लोग भाई कैसे लिबरल्स हो, नाटक कर रहे हो खाली। बोले नहीं नहीं, हम तो फ्रीडम के बारे में मानते हैं, हम तो लिबर्टी में मानते हैं, हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ों में मानते हैं, लेकिन सॉरी वोट मत देना वुमेन प्लीज़, वोट मत देना आप, ऐसा कह रहे हैं लोग। है जर्मनी का यूनिफिकेशन अब कौन कराएगा? फेल हो गया है। पहली बात तो ये है, फेल हो गया है हमारा मिडिल क्लास रेवोल्यूशन, हम मिडिल क्लास रेवोल्यूशन फेल हो गया, लिबरल रेवोल्यूशन फेल हो गया है, पर जर्मनी को एक तो करना पड़ेगा ना, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करवा दो। और किंग लोगों का सबसे बढ़िया दिमाग में यही आया, बोला भाई सब लोग अपने खिलाफ लड़ रहे हैं ना, सब लोग लड़ रहे हैं ना, तो हम एक काम करते हैं, हम ही लोग यूनिफाई कर देते हैं, हम यूनिफाई कर देंगे तो सब लोग हमारे टीम में हो जाएंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे, और हमारा अपना किंग वाला राज कुछ सालों और चलेगा। ठीक है, नहीं तो ये लोग तो भाई अभी असेंबली बनाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग यूनिफाई कर देते हैं, यूनिफाई करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाई 1848 पॉपुलर एफर्ट में पॉलिटिकल एसोसिएशन फेल हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं आ पाता जर्मनी में, याद रखना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आगे चल के फेल हो जाता है, जैसे बताया हम लोगों ने। अब इससे क्लियर हो गया था जर्मनी यूनिफिकेशन होगा, लेकिन इसे करेंगे मोनार्की आर्मी। ठीक है, मोनार्की और आर्मी मिलके करेगा। तो 1848 में प्रशिया के लीडर्स ने यूनिफिकेशन
का काम शुरू कर दिया 1848 से। ठीक है, इसके लिए ऑटो वन बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर बनाया गया प्रशिया। इन्हीं को मेन पर्सन, मेन आर्किटेक्ट बनाया गया जर्मन नेशन का, कि ये जर्मनी को एक करेंगे, यूनिफाई करेंगे। बिस्मार्क आगे चल के आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बोलते हैं अब हम एक करेंगे। अच्छा, बेसिकली यूनिफिकेशन क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। प्रशिया है जिसमें जर्मनी के अलग अलग रीजन है, लेकिन ऑस्ट्रिया के पास भी जर्मनी का कोई रीजन है, और फ्रांस के पास भी जर्मनी का कोई रीजन है। तो ये सारे रीजन को एक करना, ये यूनिफिकेशन का काम है। ठीक है, यूनिफिकेशन का काम अब करने जा रहे हैं ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क बोलते हैं मैं करूँगा भाई यूनिफिकेशन, कोई टेंशन की बात नहीं है, यूनिफिकेशन ऑटो वन बिस्मार्क करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और अब करेंगे कैसे भाई? बोले आर्मी से करेंगे, ब्यूरोक्रेसी से करेंगे, करके दिखाते हैं लाडले। देखो करते हैं बिस्मार्क। इन्होंने अगले 3 साल में, अगले 7 साल में, 7 ईयर्स में 3 वॉर्स लड़ी। 3 वॉर्स लड़ी। ये वॉर्स इन्होंने लड़ा ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, जिनके पास जर्मन एम्पायर्स थे, जर्मन रीजन्स थे। ठीक है, ये 7 साल वॉर चला। इसको फेमसली 7 ईयर वॉर भी बोला जाता है, 7 ईयर वॉर भी कहते हैं। ये वॉर चलता है और वॉर के एंड में प्रशियन जीत जाते हैं। ये तीनों वॉर ऑटो वन बिस्मार्क जीत जाते हैं और जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। ये 7 ईयर वॉर की बात। ये वॉर के थ्रू जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाता है। जर्मनी यूनिफाई हो गया है दोस्तों, thanks to Otto von Bismarck. He used the strong army for 7-year war with 3 different powers including Austria, Denmark, France. ठीक है, तो ये चीज़ से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है। आप ये देख सकते हो कैसे जर्मनी को एक किया गया। ठीक है, चलो अब बारी है इटली को एक करने की। 19th सेंचुरी के मिडिल में अब इटली क्या है, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली के टोटल 7 स्टेट्स थे, लेकिन इटालियन किंग सिर्फ एक ही जगह पर रूल करते थे, सर्डिनिया पिडमेंट में। इटालियन प्रिंसली हाउस सिर्फ एक ही जगह रूल करता था, वो कहाँ पे, सर्डिनिया पिडमेंट। तो इटली के लोग चाहते थे कि भाई हमारा इटली देश एक देश बने, यूनिफाई हो। ग्यूसिप्पी मजीनी भी यही चाहता था, वो भी इसके लिए लड़ाई लड़ा था, उसने काफ़ी रेवोल्यूशन इकट्ठा करा था। मजीनी हाउएवर फेल हुआ, तो फाइनली वहाँ के किंग ने भी डिसाइड किया कि मैं ही, किंग विक्टर इमैनुअल डिसाइडेड कि यही अब यूनिफाई करवाएंगे वॉर लड़के, जैसा जर्मनी ने किया था। तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया कैवर को। ये बन जाता है, कैवर बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और कैवर खाली वॉर नहीं लड़ता, ये डिप्लोमेसी भी करता है, लोगों से दोस्ती भी करता है। जैसे इसने फ्रांस से पहले दोस्ती करी और हरा दिया ऑस्ट्रिया को 1859 में। फ्रांस से दोस्ती करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसिपी गारिबाल्डी एक आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है, साउथ इटली में लड़ाई करते हैं ये लोग, जाके वॉर लड़ते हैं और 2 सिसिलीज में लड़ाई लड़ते हैं। साउथ इटली और 2 सिसिलीज में लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ पे भी जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसने लोकल लोगों का सपोर्ट ले लिया था भाई। लोकल लोगों को समझा दिया था कि हम इटली बनाने जा रहे हैं, ग्रेट इटली बनाने जा रहे हैं। अब ये जो लोकल लोग थे ना, ऑलरेडी रेवोल्यूशन के पार्ट थे, क्योंकि इनके यहाँ पे हंगर हार्डशिप था, तो इन्हें बोला कि हम यहाँ की किंग को हटा के हमारे ग्रेटर किंग इटली के किंग को रिस्टोर करेंगे। हर जगह से अब हर जगह पे इटालियन किंग ही रहेंगे पूरे 7 के 7 स्टेट में, और हमारा 1 कंबाइंड इटली बनेगा, यूनिफाई हो जाएगा हमारा इटली। इस एम से पीजेंट्स का भी सपोर्ट ले लिया इन लोगों ने साउथ में। ठीक है, वहाँ से स्पेनिश रूलर्स को मार के भगाया 1860 में। ठीक है, फ्रांस से हेल्प लेके एक जगह पे वॉर लड़ी और ऑस्ट्रिया को हराया। यहाँ पे लोकल से ये हेल्प लेके साउथ इटली और 2 सिसिलीज भी कब्जा कर लिया,
और इस तरीके से इटली फाइनली यूनिफाई हो जाता है 1861 में, ठीक है। और किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो होते हैं वो यूनिफाइड इटली के किंग बन जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वॉर्स हो रही थी का, ये देख लो आप, सेंट्रल इटली, पेपल स्टेट्स, सर्डिनिया, पिडमेंट, 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, वेनिस, ये सब जगह अलग अलग किंग्स रूल थे। सिर्फ एक ही जगह पे सर्डिनिया पिडमेंट में ही खाली इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। तो हर जगह कहीं पे वॉर लड़के, कहीं पे लोकल्स का सहारा लेके दोस्ती करके फाइनली इटली यूनिफाई हो जाता है 1861 में, और इमैनुअल सेकेंड को किंग बना देते हैं इस यूनिफाइड इटली का, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा ब्रिटेन की तरफ, थोड़ा सा ब्रिटेन का भी केस समझ जाते हैं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब भाई देखो, ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ वो बहुत अचानक से नहीं हुआ। ये इटली और ये जर्मनी की तरह नहीं हुआ कि भाई अचानक से रिवॉल्यूशन किए, वॉर लड़ लिया और जीत गए, बन गया। नहीं नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। सबसे समझाता हूँ मैं। पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। पूरा जो ब्रिटेन एरिया है ना, वहाँ पे एक्चुअली में एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। एथनिक ग्रुप्स कौन है बता देता हूँ। लैंग्वेज बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश कहलाते हैं, ठीक है। स्कॉट्स हैं जो स्कॉटिश बोलते हैं, समझ आ रहा है आपको। वेल्श हैं, वेल्स के लोगों को बोला जाता है। और आयरिश है जो आयरलैंड के लोग यूज़ करते हैं। तो स्कॉटलैंड वाले स्कॉट्स हैं, आयरलैंड वाले आयरिश है, वेल्स वाले वेल्श हैं, इंग्लैंड वाले इंग्लिश हैं। ये चार अलग। अभी ये होता क्या है, इंग्लिश लोग है ना रिच हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। तो इंग्लिश पावरफुल हो जाते हैं। तो इंग्लिश है ना अपना डोमिनेंस चाहते हैं। तो इंग्लिश ने बोला कि भाई हम है ना स्कॉट से भी दोस्ती करना चाहते हैं, वेल्स से भी और आयरिश से, और हम यूनिफाई होके एक कॉमन देश बनाएंगे जिसका नाम होगा यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इंग्लिश ज़्यादा कंट्रोल करते थे पावर्स, इंग्लिश ज़्यादा कंट्रोल करते थे पावर्स। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको बताई ब्रिटिश आइल्स की, वो थी इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ठीक है। ये सब एथनिक ग्रुप थी, सबका खुद का कल्चर था, सबके खुद के पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। लेकिन हुआ क्या, इंग्लिश नेशन धीरे धीरे पावरफुल हो गया, पैसे, इंपॉर्टेंस, पावर सब कुछ इन्हीं के पास आ गया, और ये बाकी रीजन पे आए, बाकी आइलैंड्स में भी अपना इन्फ्लुएंस बना पाए, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट पावरफुल हो जाता है, वो अपने यहाँ से मोनार्की से पावर ले लेता है, वहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट सेटअप हो जाता है। इंग्लैंड में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, इनफैक्ट 1688 में, ठीक है। जिससे अब ये नेशन स्टेट इंग्लैंड का बन चुका है, ये सबसे सेंटर है, और ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी बन गया और बहुत पावरफुल हो रहा है ये इंग्लैंड वाला रीजन, ठीक है। आगे चल के क्या होता है, स्कॉटलैंड को ये लोग सबसे पहले बोलते हैं, स्कॉटलैंड आप हमसे दोस्ती कर लो। एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसकी वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक बन गया, ठीक है। और अब इसको नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अभी हुआ क्या, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तो एक हो गया, लेकिन इंग्लिश लोग ज़्यादा पावरफुल है, तो इंग्लैंड ने ही अपना डोमिनेंस पूरी तरीके से रखा, अपना इन्फ्लुएंस रखा स्कॉटलैंड पर, ठीक है। इनफैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी ज़्यादा इंग्लिश मेंबर्स थे, ठीक है। अब धीरे धीरे ब्रिटिश आइडेंटिटी जो है कलेक्टिवली, जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों है, उसमें इंग्लिश ज़्यादा पावरफुल होने लगा। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से सप्रेस किए जाएंगे। इनफैक्ट इंग्लैंड ने एक तरीके से ज्वाइन किया स्कॉटलैंड को, लेकिन इनका कल्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया इंग्लैंड ही। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड ही रह गया सबके दिमाग में। हम भी ब्रिटिश को अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने स्कॉटिश हाईलैंड्स में, बहुत सारे कैथलिक ग्रुप्स ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने की भी कोशिश करी, इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन उनको पूरी तरीके से मार दिया गया, उन्हें हटा दिया गया।
ठीक है। इनफैक्ट उनको उनकी लोकल लैंग्वेजेस भी नहीं बोलने दे रहे थे, उनको उनके नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दे रहे थे, फोर्सिबली उनको उनके घर से भगाया गया, स्कॉटलैंड को जबरदस्ती ज्वाइन किया इंग्लिश वालों ने, और अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस ब्रिटिश नेशन में इंग्लिश ने रखा। अगला नंबर किसका था? अगला नंबर था भाई आयरलैंड का। अब आयरलैंड बताता हूँ। आयरलैंड में क्रिश्चियंस रहते हैं, ऑब्वियसली दो टाइप के क्रिश्चियंस रहते हैं, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। भाई पॉपुलेशन ज़्यादा कैथलिक्स की है, प्रोटेस्टेंट्स की पॉपुलेशन कम है, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी है। तो ये इंग्लिश ने एक्चुअली में जाके प्रोटेस्टेंट्स को भड़काया कि हम आपकी हेल्प करेंगे कैथलिक से लड़ाई लड़ने में, आप बदले में ज्वाइन कर लो ब्रिटेन नेशन। देखो स्कॉटलैंड का कितना फ़ायदा हुआ ये सब नाटक करके। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड कि तुम अपना डोमिनेंस बनाओ एक ऐसे देश में जहाँ पे कैथलिक पॉपुलेशन ज़्यादा है। कैथलिक लड़ाई लड़ने लगे ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन उनकी लड़ाइयों को सप्रेस कर दिया गया। काफ़ी लोगों ने लास्ट ट्राई किया, वुल्फ टोन ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड आयरिशमैन के थ्रू, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली आयरलैंड को ज़बरदस्ती फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में ज्वाइन कर लिया जाता है 1801 में। ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और अब आयरलैंड बन गया ब्रिटेन। ब्रिटिश नेशन बन गया इंग्लिश कल्चर के हिसाब से। इंग्लैंड का कल्चर, इंग्लिश कल्चर इसमें डोमिनेंट रहा क्योंकि ये पावरफुल थे, ये रिच लोग थे। ठीक है, न्यू ब्रिटेन नेशन जो बनता है, इनका ब्रिटिश फ्लैग बनता है, यूनियन जैक, नेशनल एंथम बनता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी जाती, इसी को प्रमोट किया जाता है हर जगह। ठीक है, हर जगह सबका अपना खुद का लैंग्वेज और अपना कल्चर था, लेकिन सब मिल जाते हैं और सिर्फ इंग्लिश कल्चर आगे बढ़ता है भाई। इंग्लैंड का कल्चर, इंग्लैंड का लैंग्वेज, यही आगे बढ़ता है। सो दैट्स हाउ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन टुक प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे अब देखो, हम लोगों को देश बनाना है। आर्टिस्ट का बहुत रोल होता है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, देश को, नेशन को पर्सोनिफाई करते हैं, देश को किसी इंसान जैसा बनाते हैं। जैसे भारत माता एक फिगर है जो रियल में नहीं है, पर कंट्री यानी भारत माता, भाई समझ में आ रहा है? पर्सोनिफाई करते हैं ताकि उसका यूज़ किया जा सके। कंट्री एज इफ इट वेर अ पर्सन, और कंट्री के लिए यूज़ किया गया फीमेल फिगर्स, फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई कि यही हमारे देश की आइडेंटिटी है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर वीमेन नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन ये हमारे कंट्री के आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फॉर्म देती, कॉन्क्रीट फॉर्म देती है। इसी वजह से तो फीमेल एलिगरी सबसे ज़्यादा फेमस होती, फीमेल फिगर एक एलिगरी बनती है देश का। ठीक है, फ्रांस में शी वॉज क्रिश्चियन मैरियान, फ्रांस में मैरियान थी। ठीक है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम जिसको आइडिया ऑफ नेशन से जोड़ा गया। जर्मनी में वो जर्मेनिया थी। ठीक है, ब्रिटेन में वो ब्रिटेनिया थी, इंडिया में वो भारत माता थी। हर जगह पे ये यूज़ किया गया ताकि देश स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, अलग अलग सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो ये आप याद रखना। ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है फ्री होना, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल का मतलब होता है स्ट्रेंथ, क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म का प्रतीक होता है, स्वॉर्ड मतलब आप रेडी हैं लड़ाई लड़ने के लिए, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मतलब है अब हम शांति चाहते हैं, विलिंगनेस टू मेक पीस। ब्लैक, रेड, गोल्ड ट्राई कलर, ये एक लिबरल नेशनलिज्म का फ्लैग था 1848 में, जब सारे लिबरल्स मिलकर लड़ाई लड़े थे। और रे ऑफ राइजिंग सन का मतलब होता है एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, यूरोप में एक न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है। बाल्कन्स के बारे में बात नहीं करी हम लोग, ये बाल्कन्स एक लास्ट टॉपिक है। बाल्कन्स बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बाल्कन्स में सबसे ज़्यादा टेंशन है भाई, यहाँ पे नेशनलिस्टिक टेंशन है। मोस्ट सीरियस सोर्स नेशनलिस्टिक टेंशन का अगर यूरोप में कहीं आता है तो बाल्कन्स में आता है 1871 के बाद। ठीक है, अब देखो एक ऐसा रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, जहाँ पे बहुत सारे एथनिक सिटी के लोग रहते हैं। आज के टाइम का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सबको मिला के स्लेव्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लेव्स। और ये लोग
यहाँ पे रहते थे बाल्कन्स में, इतने सारे रीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी रोमांटिक नेशनलिज्म फैल गया, यहाँ पे भी भाई नेशनलिज्म का आइडिया फैल गया, तो ये लोग भी बाल्कन से अलग होके अपना अलग कंट्री बनाना चाहते थे, ऑटोमन एम्पायर से अलग होके अपने सॉरी अपने आइडेंटिटी के ऊपर ये लोग भी कंट्री बनाना चाहते थे। बाल्कन पीपल वो भी अपनी क्लेम्स, वो भी अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई, पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना, नेशनलिज्म के लिए लड़ना शुरू कर देते। अपनी हिस्ट्री को यूज़ करते थे वो लोग कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई में उनकी हिस्ट्री बहुत काम करेगी, ठीक है। Hence the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long lost independence. बाल्कन्स के अंदर ये लोगों ने भी लड़ाई लड़ी कि भाई हमारे जो पहले हम इंडिपेंडेंस, पुराना जो कल्चर हुआ करता था वो वापस आएगा। इसके लिए बाल्कन्स में लड़ाई हुई बहुत तेज़, ठीक है। और बाल्कन्स में स्टार्ट हो गई बिग पावर राइवलरीज। बाल्कन स्टेट्स वे फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इन लोगों की बनती नहीं थी, एक दूसरे से ही लड़ लेते थे भाई बाल्कन्स में कि कौन ज़्यादा पावरफुल बनेगा, ठीक है, किसकी टेरिटरी लेगी, अगर इसका टेरिटरी लूँगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा, ये सब कुछ चल रहा था। और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला बिकॉज द बाल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। अच्छा, ये बाल्कन्स में बड़े बड़े पावर्स भी कब्जा करना चाहते थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग भी कब्जा करना चाहते थे। इसी टाइम पे ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। ये सब चल रहा था, यूरोपियंस अपना अलग अलग जगह पे कॉलोनीज भी बना रहे थे, स्पेशली अफ्रीका में और एशिया में, तो वहाँ पे ट्रेड को लेके भी लड़ रहे थे भाई। ये जर्मनी पहुंच गया था अफ्रीका में, और जर्मनी सस्ता सामान बेचने लग गया था फ्रांस और ब्रिटेन की कंपैरिजन में, तो ये फ्रांस और ब्रिटेन वाले जर्मनी से गुस्सा हो रखे हैं भाई। इटली कहीं पहुंच गया है, तो ये सबका आपस में बिग पावर राइवलरी भी चल रहा है। उसी टाइम पे बाल्कन्स वाला भी मैटर आ गया, ठीक है। दिस राइवलरीज वेर एविडेंट कि आगे चल के भाई कुछ ना कुछ बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। जितने भी पावरफुल लोग थे, कंट्रीज थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन बोल लो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, सब चाहते थे कि बाल्कन्स में उनका कंट्रोल हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। सब इस कंट्रोल की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे छोटे छोटे वॉर, बड़े बड़े वॉर लड़ते हैं, जिसकी वजह से 1871 में ये बिग पावर राइवलरी स्टार्ट होता है बाल्कन्स एरिया में, और आगे चल के ये 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कराता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी होता है। ये मामला यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में आप कभी ना कभी आगे पढ़ोगे। आई होप ये बिग पावर राइवलरी आपको क्लियर है, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कर ली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। माई नेम इज़ हर्ष शर्मा एंड दिस इज़ अभिज्ञान गुरुकुल। फॉलो करो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करो, अगला वीडियो उसी पे बना दूंगा मैं। थैंक यू।